बुशर न्यूक्लियर प्लांट के पास टेस्ट होगा और ईरान एयर डिफेंस सिस्टम का करेगा टेस्ट को लेकर बुशर के गवर्नर का यह बयान। बुशर इलाके में कई आवाजें सुनाई देंगी। तो ईरान का यह एटमी प्लान है क्या, एक एक डिटेल रखते हैं आपके सामने, क्योंकि बुशर प्लांट को लेकर आज की यह सबसे बड़ी खबर है, जहां ईरान में कुछ बड़ा हो रहा है। इस वर्ल्ड एक्सप्लोसिव रिपोर्ट पर एक एक इंफॉर्मेशन, क्योंकि खबर यह है कि बुशर न्यूक्लियर प्लांट के पास अब टेस्ट होगा। खबर यह है कि एयर डिफेंस सिस्टम टेस्ट का ऐलान हुआ है और बुशर के गवर्नर ने एडीएस टेस्ट होगा यह कहा। सुबह 9 बजे से 10 बजे के बीच टेस्ट। कई धमाकों की आवाज इलाके में गूंजेगी, कई टारगेट एक साथ नष्ट किए जाएंगे। स्थानीय लोगों को घबराने की कोई जरूरत नहीं है। तेज ब्लास्ट की आवाज से लोग परेशान ना हो, लोगों को चिंता करने की भी कोई जरूरत नहीं है। अब इस वर्ल्ड एक्सप्लोसिव रिपोर्ट के सामने आने के बाद टाइमिंग इंपॉर्टेंट है और यही रिपोर्ट कैसे बड़े सवाल खड़े करती है, क्योंकि यह रिपोर्ट साफ संकेत है ईरान के एटमी प्लान का, जिसके बाद अब सवाल है बुशर न्यूक प्लांट के पास टेस्ट को लेकर। पहला, एयर डिफेंस टेस्ट और न्यूक्लियर साइट के बीच क्या कोई संबंध है? दूसरा, क्या एयर डिफेंस टेस्ट के नाम पर एटमी परीक्षण की यह तैयारी है? तीसरा, क्या ईरान किसी डिफेंस प्रैक्टिस की तैयारी कर रहा है? क्या तनाव के बीच परमाणु ठिकानों की सुरक्षा बढ़ाई जा रही है? और क्या यह सिर्फ नियमित टेस्ट है या किसी संभावित खतरे का संकेत? फिलहाल एक और बड़ी खबर यह है, जहां राष्ट्रपति ट्रंप की ईरान को फिर चेतावनी भी सामने आ चुकी है। समझौता नहीं माना तो एक्शन तय है और ईरान के खिलाफ मुझे जो करना होगा वो करूंगा। 60 दिन के रोड मैप पर फेल होने पर ही एक्शन। तो ईरान के एटमी प्लान की भी खबर, वहीं डोनाल्ड ट्रंप की चेतावनी भी एक और बड़ी खबर। कभी धमकी कभी नरम, चाहते क्या है डोनाल्ड ट्रंप? क्योंकि ये 3 बयान एक साथ अब आपके सामने हैं। जहां बयान आया यूरेनियम पर ईरान ईमानदार है, डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी कहा कि हर संकट का समाधान करूंगा और यह भी कहा कि ईरान नहीं माना तो एक्शन भी तय है। डोनाल्ड ट्रंप के ये 3 बयान और अब सवाल, जहां ईरान पर बार बार आखिर डोनाल्ड ट्रंप बयान बदल क्यों रहे हैं? और जिस तरीके से पहले डोनाल्ड ट्रंप ने कहा ईरान में सत्ता परिवर्तन करेंगे, जबकि अब साफ कह रहे हैं सत्ता परिवर्तन की कोई बात ही नहीं कही। डोनाल्ड ट्रंप ने पहले कहा ईरान में परमाणु हथियार नहीं होगा। अब IAEA की निगरानी में यूरेनियम की जांच को लेकर भी खबर आ चुकी है, जबकि मिसाइल उत्पादन पूरी तरह खत्म करने का बयान तो डोनाल्ड ट्रंप पहले ही दे चुके हैं, लेकिन मिसाइल उत्पादन पर कोई बात नहीं की। वहीं बार बार बयान बदलना डील के लिए क्या रणनीति का एक अहम हिस्सा है? ये एक और बड़ा सवाल। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप जिस तरीके का रुख अपना रहे हैं उसको लेकर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। अब ईरान से डील पर ही व्हाइट हाउस प्रवक्ता का बयान एक और खबर है, जहां अमेरिकी सुरक्षा को ध्यान में रखकर डील, और डील पर कैरोलिन लेविट ने कहा है कि ट्रंप हमेशा अमेरिका को पहले रखते हैं। अब अमेरिका ईरान डील पर ही एक और बड़ी खबर यह है कि ईरान के तेल बिक्री पर से भी प्रतिबंध हटा। अमेरिका ने ईरानी ऑयल से प्रतिबंध हटाया। स्विट्जरलैंड वार्ता के बाद यह एक बहुत बड़ा फैसला है, बहुत बड़ी रियायत है। 21 अगस्त तक ईरानी ऑयल से बैन हटेगा। फिलहाल यूएस ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसन का यह बयान कि ईरान को 60 दिन का अस्थायी लाइसेंस जारी है, 60 दिन तक तेल बेचने के लिए अनुमति दी है, तेल प्रोडक्शन, डिलीवरी और बिक्री को मंजूरी। स्विट्जरलैंड में ईरान के साथ बातचीत भी अच्छी रही। तो एक तरफ बातचीत अच्छी रही, एक तरफ रियायत देने का फैसला, वहीं दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप के ये बयान जिसके मायने भी हमने आपको दिखाए। फिलहाल इस डील को लेकर, ये ऑयल को लेकर जो बड़ा फैसला हुआ है, इंफॉर्मेशन, ईरान से प्रतिबंध हटा है। अमेरिका का क्या ये सरेंडर है? ये एक बड़ा सवाल, क्योंकि 60 दिन तक तेल बेच पाएगा ईरान, यही बड़ी खबर है। दुनिया को महंगे तेल से जाहिर सी बात है इस वजह से राहत जरूर मिलेगी, लेकिन सवाल कि क्या डील के लिए कुछ भी करने को तैयार है डोनाल्ड ट्रंप? क्या ईरान अपनी हर शर्त मनवाने में अब सफल रहा? हालांकि ट्रंप की एक 5 रणनीति भी अब आपके सामने रखते हैं, जहां तेल की कीमतें और वैश्विक संकट को रोकने की कोशिश, किसी भी तरह युद्ध से बाहर आना चाहते हैं, वहीं ईरान में IAEA टीम को भी एंट्री कराना चाहते हैं, जबकि पीस डील से घरेलू राजनीति में श्रेय लेना चाहते हैं। वहीं ईरान ने भी हॉर्मुज पर US की मांग को माना है।
अब एक और इंफॉर्मेशन, ट्रंप पर कैसे मुश्तबा भारी पड़ गए हैं, क्योंकि ज्यादातर एक्सपर्ट्स यही मानते हैं कि अमेरिका को मुश्तबा के आगे सरेंडर करना पड़ा। अमेरिका ने ईरान की लगभग सभी शर्तें मानी हैं। लेबनान में युद्ध विराम, जहां सभी मोर्चों पर सैन्य एक्शन बंद, वहीं आर्थिक प्रतिबंध से राहत, तेल बेचने पर प्रतिबंध हटा, वहीं $300 बिलियन रिकंस्ट्रक्शन फंड को लेकर भी खबर है, और साथ ही परमाणु कार्यक्रम में कुछ ढील, जहां यूरेनियम संवर्धन पर 60 दिनों में आगे वार्ता। इसके अलावा यूरेनियम ईरान में ही रहेगा, IAEA की निगरानी होगी, और स्ट्रेट खोलने को लेकर सबसे बड़ी खबर, जहां अमेरिका ने अब नाकेबंदी भी हटा दी है। वहीं स्ट्रेट ऑफ हार्मूज पर ईरान के ऐलान को लेकर एक खबर है, हार्मूज पर अगले 24 से 48 घंटे निर्णायक, जहाजों के लिए ट्रांजिट परमिट जरूरी, जहाजों की आवाजाही के लिए परमिट। अब हॉर्मूज पर ही ईरानी स्पीकर कालिबाफ ने कहा है कि हॉर्मूज का प्रबंधन करेगा ईरान, शिप की आवाजाही के लिए हॉटलाइन की स्थापना, हॉर्मूज विवाद को जल्द सुलझा लिया जाएगा। वहीं ईरान से एटमी वार्ता पर जेडी वेंस का बयान, IAEA को ईरान ने निरीक्षण की अनुमति दी, लंबे वक्त तक IAEA पर्यवेक्षकों पर सहमति बनी है। अमेरिका के हालांकि दावे को ईरान ने खारिज कर दिया है, जहां IAEA निरीक्षक पर कोई बात नहीं हुई, ये ईरान ने कहा। यूएस उपराष्ट्रपति जेडी वेंस के दावे गलत हैं। तो न्यूक्लियर हथियार पर तकरार और फिर से युद्ध की जमीन तैयार। क्यों? क्योंकि देखिए, अमेरिका कह रहा है तेहरान कभी न्यूक्लियर हथियार नहीं बनाएगा, जबकि ईरान ये साफ कर चुका है कि एटमी हथियार पर अभी फाइनल बातचीत नहीं हुई है। इसके साथ ही आपको बता दें, IAEA पर्यवेक्षक को ईरान में आने की इजाजत की बात अमेरिका ने कही है, जबकि ईरान ने साफ कहा कि स्विट्जरलैंड में IAEA पर्यवेक्षकों पर कोई बातचीत नहीं हुई है। जबकि अमेरिका दावा कर रहा है कि बड़े हथियारों की निगरानी के लिए ईरान तैयार हो चुका है, जबकि ईरान साफ कर चुका है कि अमेरिका के उपराष्ट्रपति जी जेडी वेंस के तमाम दावे गलत हैं। ईरान की तरफ से कोई भी नया वादा नहीं किया गया है, ईरान साफ कर चुका है, जबकि एटमी हथियार पर ईरान ईमानदारी से काम कर रहा है, ये अमेरिका ने कहा है। हालांकि अमेरिका और ईरान कूटनीतिक दावपेच जिस तरीके से चल रहे हैं, उसी को लेकर ये बड़ी खबर है। अपनी अपनी जीत दिखाने की दोनों कर रहे हैं कोशिश, और घरेलू वजहों से कमजोर ईरान नहीं दिखना चाहता है, जबकि एटमी प्रोग्राम पर निरीक्षण के लिए ट्रंप का भी दबाव है। साथ ही न्यूक्लियर मुद्दे पर अंतिम समझौता अभी भी दूर है। अब लेबनान पर फिर हमलों की आशंका। आज की एक और बड़ी खबर है, इजरायल की लेबनान को वो चेतावनी जहां इजरायल का प्लेग्राउंड होना चाहिए लेबनान। इजरायली सुरक्षा मंत्री बेन गिवर की धमकी है, यूएस के दबाव के बावजूद ऑपरेशन जारी रहेगा। तो नेतन्याहू का यह प्रण, नहीं रुकेगा लेबनान रण, जहां बेन गिवर की यह चेतावनी है, इजरायल का प्लेग्राउंड होना चाहिए लेबनान। लेबनान में IDF का ऑपरेशन जारी रहना चाहिए। यूएस और ईरान के दबाव में युद्ध विराम को नहीं मानेंगे, जबकि IDF सैनिकों को वापस नहीं बुलाना चाहिए। इसके साथ ही लेबनान एक आतंकवाद समर्थक देश है। अब यूएस ईरान डील पर इजरायल की चिंता कैसे बढ़ चुकी है? अगली खबर, डील से लेबनान में ईरान मजबूत होगा, डील से हिजबुल्लाह पर कार्रवाई कमजोर होगी, यूरेनियम से ज्यादा लेबनान पर चिंता। इजरायली अधिकारियों के हवाले से ये रिपोर्ट, एक्सियोस की इस रिपोर्ट में क्या दावा किया गया, सुनिए। कैसे टिकेगा युद्ध विराम? ये एक बड़ा सवाल इसलिए क्योंकि दावा है यूएस ईरान के बीच डील को लेकर इजरायल परेशान, जबकि वार्ता में इजरायल के शामिल ना होने से चिंता और बढ़ गई है। इस समझौते से लेबनान में ईरान की स्थिति मजबूत होगी, हिजबुल्लाह के खिलाफ कार्रवाई करने में मुश्किल होगी, और डील के लिए यूएस इजरायल की सुरक्षा कमजोर कर रहा है। इजरायली अधिकारियों के हवाले से रिपोर्ट में बड़े दावे किए गए हैं। वहीं अब नेतन्याहू की धमकी पर डोनाल्ड ट्रंप का बयान। अगली खबर, लेबनान संकट का भी समाधान होगा, मैं एक प्रॉब्लम सॉल्वर हूं, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, हर समस्या का जल्द समाधान करता हूं। लेकिन हकीकत यह कि लेबनान पर पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है नेतन्याहू, और लेबनान में ही सिक्योरिटी जोन में IDF रहेगी। हमारी सेना को खतरे से निपटने की आजादी में, और पूरा देश उनके साथ खड़ा है। हालांकि लेबनान को लेकर नेतन्याहू जिद पर अड़े हुए हैं और ये साफ कर दिया है कि हिजबुल्लाह के खिलाफ इजरायल की कार्रवाई जारी रहेगी। फिलहाल नेतन्याहू ने क्या कहा?
लेबनान में आईडीएफ को एक्शन की पूरी छूट है। हिजबुल्लाह के खात्मे तक ऑपरेशन नहीं रुकेगा। जब तक चाहें सुरक्षा जोन में डटे रहेंगे। उत्तरी इजराइल के लोगों की सुरक्षा जरूरी है। और आपको बता दें, इजराइल काट्स ने कहा हिजबुल्लाह की सुरंगें और हथियार नष्ट करेंगे। नागरिकों की सुरक्षा हमारी सेना का कर्तव्य है। लेबनान पर इजराइल आईडीएफ के साथ खड़ा है। संदेश समझिए, जहां इजराइल अपनी प्रतिज्ञा से पीछे नहीं हटने वाला है और हिजबुल्लाह के खात्मे तक लेबनान पर हमले भी नहीं रोकेंगे। हालांकि नेतन्याहू की जिद से डील पर भी संकट मंडरा रहा है। अब यूएस से वार्ता के बीच ईरान की जंगी तैयारी को लेकर भी आज एक खबर है, जहां वार्ता के दौरान सैन्य तैयारी को ईरान मजबूत कर रहा है और ईरान के रक्षा मंत्री माजिद रेजा की चेतावनी, यूएस शर्त तोड़ेगा तो करारा जवाब मिलेगा। साठ दिन की वार्ता, इसी बीच क्या होगा हमला? क्योंकि ईरानी रक्षा मंत्री की जो चेतावनी सामने आई है उसके मुताबिक बातचीत के दौरान भी सैन्य तैयारी को मजबूत किया जा रहा है। अमेरिका शर्त तोड़ेगा तो करारा जवाब मिलेगा। पहले से ज्यादा कड़ा जवाब अमेरिका को दिया जाएगा। सबसे बड़ी सैन्य तैयारी ईरान कर रहा है और इस बात की आशंका इसलिए क्योंकि अप्रैल 2025 में भी अमेरिका ईरान के बीच वार्ता हुई। ईरान के एटमी ठिकानों पर इजरायली हमले भी हुए। वहीं फरवरी 2026 में अमेरिका ईरान की बातचीत के दौरान अमेरिका इजरायल के ईरान पर बारूदी प्रहार को लेकर भी खबरें थी। अब अमेरिका से डील पर ईरान का बड़ा दावा यह है कि ईरान को फ्रीज $12 बिलियन मिलेंगे। स्विट्जरलैंड में वार्ता के दौरान अंतिम दस्तखत और 2 किश्तों में ईरान को जमा पैसे मिलेंगे। कालिबाफ का एक और बयान कि यूएस ईरान में वार्ता से थमी लेबनान में जंग। ईरानी संसद के स्पीकर कालिबाफ का यह बयान है, लेबनान में शांति रखना ईरान का मकसद है। ईरान कभी लेबनान को अकेला नहीं छोड़ेगा। और खबर स्ट्रेट ऑफ हार्मूज पर ईरान ओमान वार्ता को लेकर भी है, जहां हॉर्मूज में सुरक्षित आवाजाही पर बातचीत और ओमान के विदेश मंत्री की कालिबाफ से मुलाकात। साथ ही स्ट्रेट ऑफ हार्मूज में कोई रुकावट नहीं, ओमान ने यह साफ कहा। तो यूएस ईरान में नहीं भरोसा, अब ओमान क्या करेगा? क्योंकि खबर यह है कि स्विट्जरलैंड में अमेरिका और ईरान की वार्ता और ईरान ने यूएस से वार्ता को जल्द खत्म कर दिया। ईरानी स्पीकर विदेश मंत्री ओमान के मस्कत गए और ओमान के विदेश मंत्री सैयद बद्र बुसैदी से मुलाकात की। स्ट्रेट ऑफ हार्मूज के मुद्दे पर दोनों पक्षों में बातचीत हुई। हॉर्मूज में सुरक्षित आवाजाही पर बातचीत की गई है। हालांकि अंदर की बात जो आ रही है उसके मुताबिक स्विट्जरलैंड वार्ता में जेडी वेंस पर कालिबाफ भड़के और कालिबाफ ने वेंस से कहा यूएस की धमकी नहीं चलेगी। ओमान लंबे समय से दोनों के बीच भरोसेमंद मध्यस्थ है और लेबनान के मुद्दे पर भी भूमिका ओमान निभा रहा है। लखनऊ अग्निकांड इमारत को गिराने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। ये अब से थोड़ी देर पहले की खबर है, जहां एलडीए ने इमारत को गिराने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इमारत को गिराने के लिए नोटिस जारी किया गया और एलडीए के उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने ये जानकारी दी है। वहीं टीवी9 पर लखनऊ अग्निकांड की गवाही, जहां हादसे में घायल लवप्रीत ने टीवी9 से बातचीत में बताया, आग तेजी से फैलती गई, धुएं की वजह से सीढ़ियों से नहीं उतर पाए, ज्यादातर लोग ऊपर ही फंसे रह गए। लवप्रीत जी, क्या हादसा हुआ, कैसे हुआ और अब आपकी तबीयत कैसी है? मेरी तबीयत तो पहले से बेटर है। आग लग गई थी नीचे पेट शॉप पे, तो वो ऊपर तक आ गई थी ऑफिस तक हमारे, और धुआं ज़्यादा फैल चुका था तो हम सीढ़ियों से भी नहीं निकल पा रहे थे। तो बस वही चीज़ ज़्यादा बढ़ गई हमारे पास। हमने खिड़की से निकलने की कोशिश की और हम कुछ लोग ही निकल पाए, क्योंकि आग ज़्यादा फैल गई थी तो बाकी लोगों के लिए खिड़की से निकलना भी मुश्किल हो गया। लिफ्ट थी या सिर्फ जीना था? सिर्फ सीढ़ियाँ थी और लिफ्ट वगैरह कुछ नहीं था। आपने अपनी कैसी जान बचाई और बाकी लोग जो कूदे वो कैसे भागे? वो खिड़की के पास इलेक्ट्रिक पाइप था, तो वो पाइप लेके हमने कोशिश की कि उससे लटक के नीचे आ जाए, तो बाकी लोग निकल गए, तो मैं भी उनमें से एक थी। गिरते गिरते बच गई तो उसके कारण चोटें लगी, पर बाकी लोग, तब तक आग निकल रही थी बाहर, तो थोड़ा बहुत जला हाथ वगैरह, बट बाकी लोगों के लिए मुश्किल हो गया क्योंकि आग ज़्यादा फैल चुकी थी, तो बाकी लोग नहीं निकल पाए। कितने लोग मौजूद थे उस समय? हम टोटल 25 लोग थे। आग नीचे पेट शॉप पे लगी और ऊपर तक आ गई।
पेट शॉप पे भी लोग मौजूद हैं? नहीं, वो निकल गए थे पहले ही वो बाहर। निकल गए थे। सिर्फ एनिमेशन जो कंपनी थी वो हमें नहीं बताया गया था कि आग लगी है नीचे से, तो हमें कोई आइडिया नहीं था। हमें तो तब पता लगा जब धुआं फैल चुका था और सीढ़ियों से निकलना मुश्किल था। एनिमेशन क्या है, कंपनी है या कोचिंग इंस्टीट्यूट वगैरह? 3D कंपनी है। अब आपको ये भी बताते हैं कि लखनऊ में जिस बिल्डिंग में ये आग लगी थी उसको लेकर कैसे लापरवाही बरती गई है, क्योंकि लॉज को वायलेट करते हुए कई बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। लेकिन अब जो इन्फॉर्मेशन आपके सामने है उसमें समझिए कि कैसे बेसमेंट को लेकर इस इमारत में इजाजत थी 40% हिस्से तक कवरेज की, जबकि हकीकत यह है कि 90% से ज्यादा की कवरेज हो रखी थी। ओवरऑल लेआउट और स्ट्रक्चर को देखते हुए यही फैक्ट्स बड़े सवाल खड़े करते हैं, क्योंकि इजाजत थी सिंगल हाउसिंग यूनिट का नक्शा पास हुआ था, जबकि बहुमंजिला कॉम्प्लेक्स इसे बना दिया गया। एक और बड़ा फैक्ट यह है जहां पर अधिकतम 65% निर्माण की इजाजत थी, लेकिन हो रखा था 100% कवर। वहीं बिल्डिंग जहां चारों ओर खुली जगह जरूरी होती है, बिना खाली जगह के ही छोड़े निर्माण। वहीं इस पूरे लेआउट में बेसमेंट को लेकर सबसे बड़ा सवाल इसलिए क्योंकि विभागीय एनओसी की जरूरत थी, लेकिन रिकॉर्ड में कोई एनओसी नहीं है। यही एक और सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है, जहां 15 मीटर ऊंचाई की इजाजत और 19 मीटर ऊंचाई बनाई गई थी। ये पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर और लेआउट को लेकर इस इमारत की एक एक लापरवाही का वो फैक्ट सामने है, जहां इमारत में पर्याप्त इंतजाम होने चाहिए लेकिन कोई भी इंतजाम नहीं थे। फायर सेफ्टी नॉर्म्स की अगर बात करें तो, और निकासी की बात करें तो आने जाने का कोई पर्याप्त रास्ता नहीं, एक ही संकरी जगह थी। और यही वजह है कि जो आने जाने का रास्ता था, जहां पर सीढ़ियां थी, वहीं पर तमाम एसी के यूनिट्स भी लगे हुए थे। इसीलिए आने जाने का कोई भी रास्ता नहीं था, एक ही संकरी जगह थी जहां दम घुटने से ही ज्यादातर लोग धुएं और आग की वजह से ऊपर फंसे रहे और उन्हें इमारत से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं मिला। लखनऊ अग्निकांड में लापरवाही के सबूत जिस तरीके से सामने आ रहे हैं, बिल्डिंग में कोई वेंटिलेशन सिस्टम नहीं था, छत पर जाने वाले डोर को भी लॉक किया हुआ था। तो लखनऊ अग्निकांड इमारत की पूरी जानकारी जिस तरीके से सामने आ चुकी है, उसमें चाहे बेसमेंट हो या स्टोरेज हो और सप्लाई रूम, एक एक इन्फॉर्मेशन अब उस लिहाज से आपके सामने रख रहे हैं। जहां पेट फीड और एक्सेसरीज गोदाम था, ग्राउंड फ्लोर पर था पेट शॉप और क्लिनिक और शोरूम, जबकि इसी लेआउट में अगर आप देखें तो फर्स्ट और सेकेंड फ्लोर पर हेक्सा स्टूडियो था और 30 से ज्यादा स्टाफ यहां पर काम करते थे। एक 3D कंपनी, हालांकि तकनीक और क्रिएटिव युवा पेशेवर इस कॉम्प्लेक्स में जिस तरीके से काम करते थे, 3D गेम डेवलपर और 3D आर्टिस्ट यहां पर होते थे, और साथ ही 3D गेम और डिजिटल एनिमेशन का काम इसी स्टूडियो में किया जाता था, जबकि 3D एनिमेशन से संबंधित कोर्सेज भी यहां पर होते थे। और साथ ही बिल्डिंग में कोई वेंटिलेशन सिस्टम नहीं था। इस पूरे लेआउट में फर्स्ट और सेकंड फ्लोर को देखते हुए ये जो लापरवाहियां सामने आ रही हैं, उसमें ये साफ है कि छत पर जाने वाले डोर को भी लॉक किया गया था, जबकि जो एंट्री पॉइंट है, मुख्य प्रवेश पर एसी का आउटर यूनिट लगे हुए थे। ये एक और सबसे बड़ी लापरवाही इस पूरे मामले में सामने आ चुकी है। 2 बड़े एग्जॉस्ट फैन भी उन्हीं एसी यूनिट्स के पास लगे हुए थे। हालांकि इलेक्ट्रिकल पैनल भी इसी जगह पर हैं और साथ ही फ्रंट एल्यूमिनियम फ्रेम के साथ पूरी तरीके से पैक थे और साथ ही फाइबर और ग्लास के पैनल से भी पूरा कवरेज था। फिलहाल बिल्डिंग के पूरे हिस्से में फॉल सीलिंग को लेकर भी खबर है, वहीं दीवारों में पीवीसी पैनल और वॉलपेपर भी लगे हुए थे। आग लगने पर ज्यादा ज्वलनशील बनाने के लिए ये सब पर्याप्त हैं और यही वजह है कि ग्लास वॉल होने की वजह से ज्यादातर लोग बड़े बड़े किसी तरीके से जो भी पत्थर उनके हाथ में या जो भी चीज उनके हाथ में थी उसे तोड़कर किसी तरीके से उस ग्लास वॉल से एक रास्ता बनाने की कोशिश कर रहे थे। और यही वजह है कि बिल्डिंग के आगे के हिस्से में दीवार का कांच, जो ग्लास वॉल का कांच टूटा, वहां एक तार के सहारे कुछ बच्चे बाहर निकल पाए। लखनऊ अग्निकांड बिल्डिंग पर ही बड़ा पर्दाफाश यह भी हुआ कि 2016 में बिल्डिंग को ढहाने का आदेश मिला था। 2 महीने के अंदर इसी आदेश को रद्द भी कर दिया गया था। 2014 में आवासीय इमारत को कमर्शियल बना दिया गया। अब चौंकाने वाले वीडियो जो सामने आए हैं, जान बचाने के लिए बिजली के केबल के सहारे छात्र उतरे, इसी बात का मैंने जिक्र किया। दूसरी मंजिल से बिजली के केबल के सहारे कुछ छात्र उतर पाए। छात्रों के उतरने के दौरान बिल्डिंग की आग और ज्यादा भड़क गई थी।
बड़ा सवाल यह है कि जानलेवा लापरवाही से 15 निर्दोष जल गए। जहां एनिमेशन सेंटर का गेट थंब इंप्रेशन से खुलता था, आग लगने के बाद बिजली और सिस्टम पूरी तरह से फेल हो गया। गेट ऑटोमेटिक लॉक हो गया, कमरों में लोग फंसे रहे। जहां बिल्डिंग में कोई इमरजेंसी एग्जिट तक नहीं था, बाहर निकलने का कोई सुरक्षित रास्ता नहीं था। बिल्डिंग में फायर सेफ्टी सिस्टम नहीं थे, आग बुझाने का कोई उपकरण मौजूद नहीं था, जबकि बिल्डिंग की सीढ़ी भी संकरी थी, जिससे निकलना भी मुश्किल था। संकरी सीढ़ी के कारण ही राहत बचाव में भी दिक्कतें आई। फिलहाल लखनऊ में भीषण अग्निकांड के बाद सरकार एक्शन में है। सीएम योगी अलीगढ़ दौरा बीच में ही छोड़कर लखनऊ पहुंचे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी लखनऊ पहुंचे और घटनास्थल का जायजा लिया। हॉस्पिटल में घायलों से, पीड़ितों से मुलाकात की, हाल जाना। जो घटना है वो दुखद है, दुर्भाग्यपूर्ण है और मैं स्वयं मौके पर गया था जहां पर यह घटना घटित हुई है। वहां भी मैंने स्थिति का जायजा लिया है। मुख्यमंत्री जी ने स्वयं भी कहा है कि पूरे मामले की जांच कराई जाएगी और जहां रिस्पांसिबिलिटी फिक्स करने की जरूरत होगी तो रिस्पांसिबिलिटी भी फिक्स करेंगे, लेकिन ये पूरी तरह से जांच होने के बाद ही किसी तथ्य पर हो जाएगा। अग्निकांड की चपेट में कुछ बच्चे आए हैं और उसके कारण उनकी दुखद मौत, प्रशासन वहां पे राहत कार्यों में लगा हुआ है। मैं उन सभी परिजनों के प्रति जिन्होंने अपने परिवार के उन नौजवानों को खोया है, उनके प्रति मैं अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। बड़ी घटना है सर। अभी अंदर का क्या अंदर धुआं है। अब बच्चे तो वहाँ नहीं है, लेकिन एक एक सामान को हटा के देखा जा रहा है और एक एक कमरे को चेक किया जा रहा है, क्योंकि लकड़ी का फर्नीचर बहुत था अंदर, तो उस फर्नीचर के धुआं के कारण को दिख नहीं रहा है। फिर भी फायर ब्रिगेड के लोग अंदर हैं, एनडीआरएफ के लोग मौके पर हैं।